हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 12 में आज हम देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर को। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई किया था, सोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी देखा था। पार्ट नंबर 11 में हमने सोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी देखा था और फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ लेंथ उसको भी उसका भी वेरिफिकेशन देखा था। आज ये दो लॉ है जो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जो है दैट इज़ लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी का वेरिफिकेशन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सोनोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको बताया है। ये जो है हमारा सोनोमीटर है, सोनोमीटर का साउंड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये साउंड बॉक्स है और उसके बाद में पी एंड क्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पी एंड क्यू क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा फटाफट रिवीजन करते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो साउंड बॉक्स है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एयर वाइब्रेटिंग एयर रहती है इनसाइड दिस साउंड बॉक्स। जैसे हमारे गिटार, वॉयलिन या तानपुरा रहता है वैसे ये है यहाँ पे है। और ये जो मेटल वायर है हुक से लगी हुई, तो ये मेटल वायर को स्ट्रेच किया है ओवर दिस ब्रिजेस। ये पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर नोन एज ब्रिजेस। ये पी एंड क्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दोनों ब्रिजेस है, मूवेबल है वो। और ब्रिजेस के बीच में जितनी वायर आ रही है उसको, वो लेंथ है उसकी ए टू बी, इसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ। ठीक है, ये ए बी को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज वाइब्रेटिंग लेंथ। ये हमने सब लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर से ये ब्रिजेस के ओवर दिस ब्रिजेस ये स्ट्रिंग जो है मेटल वायर है ये पास हो रही है फ्रॉम द पुली से पास हो रही है। और वन एंड ऑफ द वायर a hanger is attached and on the hanger there are the slotted weights are placed in the hanger में slotted weights लगाए हुए हैं, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, और स्लॉटेड वेट्स से क्या होगा, ये वेट लगाने के वजह से क्या होगा, देयर इज़ अ टेंशन इन द स्ट्रिंग में क्या तैयार होगा, टेंशन तैयार होगा। ठीक है, आर क्या है, आर इज़ नोन एज पेपर राइडर। आर को क्या बोलते हैं, पेपर राइडर। ये एक सादा पीस ऑफ पेपर है, छोटा सा पीस है पेपर का, उसको लगाया हुआ है, उसको रखा हुआ है ऑन द वायर। ठीक है, अब ए बी जो है वायर की लेंथ, वो उसको एडजस्ट करना है बाय मूविंग दिस ब्रिजेस। ये मूवेबल ब्रिजेस है, उसको मूव करके ये ए बी को हम एडजस्ट करते हैं। और ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ट्यूनिंग फोक है। ये ट्यूनिंग फोक को क्या करते हैं, एक रबर पैड पे स्ट्राइक करके, ऐसा रबर पैड आपको दिया जाता है, रबर पैड पे ये ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके हमको उसके जो वाइब्रेशंस है फ्रॉम द स्टेम, यानी इस यहाँ पे ये जो बॉक्स है सोनोमीटर के बॉक्स को हमको क्या लगाना पड़ता, जो ट्यूनिंग फोक का स्टेम है ये उसको ऐसा वाइब्रेटिंग स्टेम है उसको लगाना पड़ता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक का स्टेम को लगाना पड़ता, सो दैट देयर इज़ अ वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स आर जनरेटेड और दिस वायर कैन बी वाइब्रेट। ये वायर वाइब्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, जो फ्रीक्वेंसी का हमने ट्यूनिंग फोक लिया है उसके फ्रीक्वेंसी से अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो मैच करती है तो क्या होगा, ये पेपर राइडर जो है वो थ्रो हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड ये पेपर राइडर जो है वो थ्रो हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही सब देखा हुआ है। तो वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ को भी देखा है कि एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, इसको हमने वेरीफाई किया था। आज हम सेकंड लॉ को वेरीफाई करेंगे। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, लॉ ऑफ टेंशन क्या है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन टी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन टी, ये हमने देखा हुआ है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ
अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इफ़ एल एंड एम आर कांस्टेंट, एल और एम को अगर हमने कांस्टेंट रखा, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और मास पर यूनिट लेंथ को हमने या लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हो या मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो, इसको हमने अगर कांस्टेंट रखा तो एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन टी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा हुआ है। तो अब आज हम वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ को देख रहे हैं। तो सेकेंड लॉ जस्ट रिकॉल करते हैं। सेकेंड लॉ का पार्ट नंबर 10 में ही हमारे ये लॉज कंप्लीट हुए थे, तो आज सिर्फ इसका वेरिफिकेशन है। सॉरी अब क्या है सेकेंड लॉ, देखो लॉ ऑफ टेंशन है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ़ वाइब्रेटिंग लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट, एल को भी कांस्टेंट रखा है और मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज लीनियर डेंसिटी। ठीक है, इसको कांस्टेंट अगर हम रखते हैं तो क्या है, लॉ एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है यूजिंग सोनोमीटर। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, पहले मैं समझा देती हूँ फिर हम पढ़ेंगे इसको। तो क्या करना है, अब वाइब्रेटिंग लेंथ, जैसे हमने बोला कि स्टेम को हमको लेकर जाना पड़ता है, ट्यूनिंग फोर्क को हीट करके वाइब्रेट किया जाता है और ये जो स्टेम है उसको लगाना पड़ता है, सो दैट वाइब्रेशंस आर गिवन टू द और गोइंग टू द दिस वायर को वाइब्रेशन मिल सके, इसलिए हमको ये स्टेम को लगाना पड़ता है ट्यूनिंग फोर्क के। तो जो वाइब्रेटिंग लेंथ है एंड यहाँ पे अब ये जो लेंथ है वाइब्रेटिंग लेंथ और ये जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको कांस्टेंट रखना है, यानी ये अब ए एंड बी को कांस्टेंट रखना है हमको, इसको एल को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एल कहाँ पे है, बिटवीन ए एंड बी, इसको कांस्टेंट रखना है। अब क्या करेंगे हम, पहले इसमें हमने लॉ ऑफ लेंथ में ये वेट को कांस्टेंट रखा था, यानी वेट की वजह से ये स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है, तो ये वेट का यानी टेंशन को कांस्टेंट रखा था फर्स्ट लॉ में। अब हम क्या करेंगे, ये लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे और ये जो वेट्स है वो वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, ये वेट्स को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज करेंगे ये वेट्स को, तो क्या होगा, द सेम लेंथ इज़ मेड टू वाइब्रेट इन यूनिजन विद द डिफरेंट ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी। यानी अब हम सपोज करो हमने 500 ग्राम का टेंशन दिया, तो ये यहाँ पे ए बी ये वाइब्रेटिंग लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इज़ कांस्टेंट और ट्यूनिंग फोर्क लिया हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे हमारा टेबल रहेगा N1 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क अगर हम लेते हैं तो टेंशन कितना है, T1 है, तो ये ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो N1 N2 N3 ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ के ट्यूनिंग फोर्क हम यहाँ पे लेते हैं, तब हम टेंशन भी चेंज करते हैं। जैसे अभी 500 ग्राम लिया, फिर 1000 करते हैं उसको, फिर 1500 करते हैं, ये वेट्स हम निकाल के इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ हर टाइम क्या होगा, बाय चेंजिंग दिस टेंशन सेम लेंथ जो है वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट जब होगी और जब वाइब्रेटिंग लेंथ की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो ये जो स्ट्रिंग है वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस पेपर राइडर इज़ थ्रोन ऑफ, पेपर राइडर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको T1 T2 T3 ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर हम क्या देखते हैं कि इफ़ वी कैलकुलेट N1 अपॉन रूट ऑफ T1, अगर ये कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं N2 अपॉन रूट ऑफ T2, और तीसरी वैल्यू अगर N3 अपॉन रूट ऑफ T3 हम अगर कैलकुलेट करते हैं, तो एवरी टाइम वी ऑब्जर्व द कॉन्स्टेंट वैल्यू, वही वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, यानी वी से दैट दिस n अपॉन रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल रहा है हमको।
अरे इसका ही मतलब क्या है, n अपॉन रूट टी इज कांस्टेंट है, दैट इज वी से दैट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। n क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। जब हमने ये l को कांस्टेंट रखा है और m को भी कांस्टेंट रखा है, मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ को कांस्टेंट रखा है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड लॉ हमारा, सेकेंड लॉ जो लॉ ऑफ टेंशन है वो वेरीफाई होता है यूजिंग द सोनोमीटर। जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा और उनको समझ में नहीं आएगा, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 पहले ये वीडियो देखने से पहले आप वीडियो नंबर 11, पार्ट नंबर 11 को ज़रूर देखिएगा, फिर ही ये 12 नंबर का पार्ट देखो तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब थ्योरी दिखाई दे रही है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो, द वाइब्रेटिंग लेंथ एल ऑफ गिवन वायर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो एल को भी कांस्टेंट, लेंथ को कांस्टेंट रखना है, मास पर यूनिट लेंथ को भी कांस्टेंट रखना है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ। बाय चेंजिंग द टेंशन द सेम लेंथ इज मेड टू वाइब्रेट इन यूनिजन विद द डिफरेंट ट्यूनिंग फोक्स। सेम लेंथ को वाइब्रेट करना है और अलग अलग ट्यूनिंग फोक, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फोक्स यूज़ करना है अलग अलग टेंशन के लिए, ठीक है। इफ़ टेंशंस T1, T2, T3 आर करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज N1, N2, N3 एट्सेट्रा, वी विल ऑब्जर्व दैट। अगर हमने ये कैलकुलेशन किए N1 अपॉन रूट T1 इज इक्वल टू N2 अपॉन रूट T2 इज इक्वल टू N3 अपॉन रूट T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम वैल्यू हमको हर टाइम मिलेगी अगर ये कैलकुलेशन किए तो, यानी उसके ऊपर से n अपॉन रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। n अपॉन रूट टी इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वी से दैट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड इफ l एंड m आर कॉन्स्टेंट। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यही अपना सेकेंड लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ वेरीफाई हो गया है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट लॉ ऑफ टेंशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग अ सोनोमीटर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए सिर्फ। तो आपको ये सब इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा और जो डायग्राम है वो भी आपको निकालनी पड़ेगी और आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब थर्ड लॉ के वेरिफिकेशन के यहाँ जाते हैं, थर्ड लॉ को वेरीफाई करते हैं। थर्ड लॉ क्या है, जस्ट रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी का, ठीक है। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। कैसी है, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। इफ़ अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, बाकी यानी देखो ये याद रखना बहुत ईजी है, तीनों भी लॉ, ये 3 क्वांटिटी है L, M एंड T है। फर्स्ट इसमें n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/L है तो बाकी 2 को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। mt कांस्टेंट है। सेकेंड में आपको n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t है तो l एंड m को कांस्टेंट रखना है। और थर्ड में आपको n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m है तो t और l को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको। ये है हमारा थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ के वेरिफिकेशन हम देखेंगे। देखो थर्ड लॉ के लिए अब देखो क्या क्या करना है, आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, मैं पहले समझा देती हूँ फिर हम पढ़ेंगे। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, अब हम क्या करेंगे, 2 वायर्स हैविंग द डिफरेंट मासेस बट यूनिट लेंथ ऐसे लेंगे, ठीक है। 2 वायर कंसिडर करेंगे हम और 2 वायर, यानी ये जनरली ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं जाता प्रैक्टिकल में, तो पहले 2 ही किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वायर को चेंज करनी पड़ती है। वायर कैसे लेनी पड़ती है, वायर की लेंथ जो है यूनिट लेंथ, यानी लेंथ जो है वो सेम ही लेते हैं, लेंथ इज सेम, बट जो मासेस है, मास ऑफ द वायर, 2 वायर लेने पड़ेंगे, 2 वायर्स लेंगे यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे जो बड़ी वाली ये जो स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं ये अलग अलग 2 वायर लेंगे, दोनों की लेंथ सेम रहेंगी बट जो मास है वो डिफरेंट रहेंगे। मास पहली वायर का m1 है, दूसरे वायर का m2 है, ठीक है। द फर्स्ट वायर इज सब्जेक्टेड टू सुटेबल टेंशन एंड मेड टू वाइब्रेट इन यूनिजन विद द
गिवन ट्यूनिंग फोक। यानी क्या करेंगे हम कि पहली वायर लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्लॉटेड वेट है ना, यहाँ पे एक सूटेबल टेंशन अप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट, यानी सपोज करो 200 ग्राम का हमने टेंशन यहाँ पे लगा दिया है, टेंशन प्रोड्यूस होगा ये वायर पे, यहाँ पे वेट लगा दिया है तो टेंशन यहाँ पे तैयार होगा वायर पे। और सेम हम फिर क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक से यहाँ पे वाइब्रेशंस देंगे ऐसे स्टेम लगा के, ठीक है, सोनोमीटर को स्टेम लगा के वाइब्रेशंस देंगे, और फिर जब मैच होगी दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, देन पेपर राइडर इज थ्रोन ऑफ, एंड इस प्रकार से हम L1 L2 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। L1 L2 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ अगेन हमारा जो रीडिंग है वो कैसा रहेगा, N1 N2 N3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फोक लेंगे और अलग अलग लेंथ हम मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, पहले इसके लिए L1 है, अब दूसरी वायर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए L2 है, ओके। दूसरे वायर के लिए L2 रखेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे, अभी तक जो प्रोसीजर हमने की वो सेम करेंगे, यानी पहले वायर के लिए वो रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे N1 N2 नहीं लेना है, यहाँ पे N इज़ कांस्टेंट, N इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लेना है, सॉरी यहाँ पे N1 नहीं लेना है, ये गलती से मैंने आदत की वजह से लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि पहली वायर लेंगे, उसकी जो लेंथ है ये वाइब्रेटिंग लेंथ को बोलेंगे L1, पहले वायर वो ही लेनी है, कांस्टेंट लेंथ की ही लेनी है, पर वाइब्रेटिंग लेंथ बोल रहे हैं, यानी लेंथ बिटवीन A एंड B उसकी वैल्यू लिखनी है। और पहले का मास कितना है, मास M1 है, ठीक है। तो और जो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कांस्टेंट रखनी है, सपोज N की वैल्यू आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। और फिर दूसरी, ये एक रीडिंग हो गया, फिर दूसरी और ये इसका कैलकुलेशन आपने कर लिया कि ये कौन से लेंथ पे ये पेपर राइडर थ्रो ऑफ होता है। फिर क्या करना है, पूरी की पूरी वायर निकाल के रखनी है और दूसरी वायर से दूसरे मास की बट सेम लेंथ की आपको यहाँ पे लगानी है पुली के ऊपर से। और फिर क्या करना है कि फिर से आपको वही प्रोसीजर अप्लाई करनी है कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के स्टेम को हेल्ड करना है और फिर देखना है कि पेपर राइडर थ्रोन कौन से लेंथ पे होता है, वो लेंथ को बोलेंगे L2, ठीक है। जो लेंथ पे पेपर राइडर थ्रोन ऑफ होता है उसको बोलेंगे L2। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है T भी हमको कांस्टेंट रखना है। T का क्या है, टेंशन है, यानी ये वेट भी हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, वेट भी हमको कांस्टेंट रखना है। तो हम एवरी टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे L1 यानी वाइब्रेटिंग लेंथ L1 अंडर रूट ऑफ M1, ये इसको कैलकुलेट करेंगे पहले, और फिर L2 अंडर रूट ऑफ M2 को कैलकुलेट करेंगे। तो वी ऑब्जर्व दैट L1 अंडर रूट ऑफ M1 इज इक्वल टू L2 अंडर रूट ऑफ M2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको मिलेगा। और यानी हम बोल सकते हैं कि L, ये अच्छा मैं पूरा ये क्लीन कर देती हूँ, यानी हम बोल सकते हैं L रूट M हमको कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, वही वैल्यू मिलेगी हमको। तो यानी इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं दैट इज़, अब ये अगर L अंडर रूट M इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे N कैसा रहेगा, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M रहेगा। देखो ये सब एनोलॉजी लगाई है, ठीक है। N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M रहेगा। और क्या कांस्टेंट रखा है हमने, T भी कांस्टेंट रखा है और L को भी कांस्टेंट रखा है, T एंड L आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे T एंड L को कांस्टेंट रख देते हैं तो वी गेट N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√M, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M हमको मिला है। तो इस प्रकार से थर्ड लॉ हमारा वेरीफाई होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको, आपको और क्लियर समझेगा। देखो, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, two wires of having different masses per unit length M1 and M2, दो वायर की मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट लेनी है हमको, ठीक है। M1 पहले की M1 दूसरे की M2 लेनी है, बट जो है ये यूनिट लेंथ लेनी है,
ओके। द फर्स्ट वायर इज सब्जेक्टेड टू सुटेबल टेंशन, पहले वायर को लगाई है उसको सुटेबल टेंशन अप्लाई किया एंड मेड टू वाइब्रेट इन यूनिजन विद गिवन ट्यूनिंग फोक। द वाइब्रेटिंग लेंथ इज नोटेड एज L1, उसकी ये वाइब्रेटिंग लेंथ यानी A to B जितनी लेंथ मिलती है जहाँ जिससे पेपर राइडर थ्रोन ऑफ होता है वो L1 मिलती है, ठीक है। यूजिंग सेम ट्यूनिंग फोक, अब वही ट्यूनिंग फोक को यूज़ करना है, एवरी टाइम N वही लेना है, दूसरे स्टेप में भी वही N लेना है और यूजिंग सेम ट्यूनिंग फोक द सेकेंड वायर इज़ मेड टू वाइब्रेट अंडर द सेम टेंशन यानी इसको भी कांस्टेंट रखना है, ये T को भी, ये वेट को भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। एंड वाइब्रेटिंग लेंथ L2 को भी मेजर करना है, ठीक है। तो 10 फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू वायर्स इज केप्ट सेम अंडर सेम अप्लाइड टेंशन T, फ्रीक्वेंसी भी वही रखनी है, टेंशन भी वही रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट अब हम कैलकुलेट करते हैं L1 अंडर रूट M1 इज इक्वल टू L2 अंडर रूट M2, तो दैट इज़ L अंडर रूट M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको मिलता है, ठीक है। L अंडर रूट M कॉन्स्टेंट है, दैट इज़ ऐसा आएगा ना, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन रूट M मिल जाएगा, दैट इज़ L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M है, बट N इज़ कैसा है, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L रहता है ना, N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L रहता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके जगह हम N ले सकते हैं, तो डैट इज़ N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आया, तो बट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, देयरफॉर वी गेट N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M, ऐसा आ जाएगा ये, ओके। इफ़ T एंड L आर कांस्टेंट, यहाँ पे हमने टेंशन और जो पूरी लेंथ ऑफ वायर भी कांस्टेंट रखी है। दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इन दिस वे लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर वेरीफाइड बाय यूजिंग द सोनोमीटर, इस प्रकार से हमने अभी वेरीफाई किया है, ठीक है। समझ में आया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, जो ये पहले वाला लिखा है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो लॉ और फिर पूछा जा सकता है, show state law of linear density of vibrating string and explain how it can be verified using sonometer. यूजिंग सोनोमीटर ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देती हूँ, ये आपको सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, ओके। उसके बाद में आपके बुक में सॉल्व प्रॉब्लम है उसको लेते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसको समझ लेते हैं और इस प्रकार से ही आपको यानी आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करते, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। देखो मैं पढ़ती हूँ, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर कितनी है, पूरी की पूरी L इज इक्वल टू इट इज़ 50 सेंटीमीटर है, सपोज करो, ठीक है। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, देन इज स्ट्रेच बाय कीपिंग वेट्स इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 kg, आपने देखा हुआ है कि स्ट्रेच करके नीचे यहाँ पे हमने हैंगर लगा के उसको स्लॉटेड वेट्स लगाया था, तो वेट कितना है, वेट है M इज इक्वल टू 3.5 kg है, ठीक है। अब ये 50 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना भूल गई मैं, 0.5 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ 125 हर्ट्ज़, N की वैल्यू दी है, इट इज़ 125 हर्ट्ज़ है। डिटरमाइन लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, लीनियर डेंसिटी को डिटरमाइन करना है, लीनियर डेंसिटी दैट इज़ M को डिटरमाइन करना है, लीनियर डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ को डिटरमाइन करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, N इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट ऑफ T बाय M, हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, 2L ऐसा लिखेंगे। अब T यानी टेंशन है, टेंशन कैसा रहता है, टेंशन के लिए कॉमन फॉर्मूला आपको मालूम है, M इंटू G, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 3.5 मास है इंटू G है 9.8, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 34.3 न्यूटन मिलता है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे हम ये वैल्यू, N इज इक्वल टू 1/2L है,
देखो 1/2L ये फॉर्मूला में लिखती हूँ, T/m है। अगर इसको हम T/m का m की वैल्यू हमको निकालनी है, बट ये स्क्वायर रूट में है, इसलिए हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, पूरे इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे। n² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 1/4L², और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो m की वैल्यू कैसे आएगी, m इज इक्वल टू T/4, ये यहाँ पे चला जाएगा n² L², ऐसे मिलता है। m की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 34.3, और 4 इंटू n की वैल्यू n है 125, 125 का स्क्वायर इंटू L² L है 0.5 का स्क्वायर, यानी इट इज़ इक्वल टू 34.3 इंटू 4 अपॉन, ये 4 करते हैं, 4 अपॉन 4 इंटू 125 इंटू 125, ऐसा करेंगे इसको। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2.1952 इंटू 10⁻³ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि m है ना, m मास पर यूनिट लेंथ है, मास का किलोग्राम 2.1952 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, मास किलोग्राम पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ का m, तो ऐसा ये आंसर आता है। ठीक है, लीनियर डेंसिटी की वैल्यू निकालनी बहुत इजी है, बहुत इजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ती हूँ पहले। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर ली है, कैसे है, सेम मटेरियल की है, और क्रॉस सेक्शन भी उसका सेम है, यानी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ऑन सोनोमीटर इन सेक्यूजन, देन लेंथ ऑफ 1 वायर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वायर की लेंथ कितनी है, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ पे सक्सेशन चाहिए था, ये जो स्पेलिंग है ना, ये सक्सेशन चाहिए था। ठीक है, ऐसा चाहिए था, बुक में ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखो, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच ऑन ए सोनोमीटर इन सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन चाहिए था, ये गलत है यहाँ पे। लेंथ ऑफ 1 वायर कितना है, इट इज़ 60 सेंटीमीटर। एक वायर की लेंथ सपोज L1 लिखेंगे, इट इज़ 60 सेंटीमीटर है, झट से उसको ट्रांसफ़र कर दो 0.6 मीटर। एंड दैट ऑफ द अदर इज़ 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ L2 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर। एंड सेकंड वायर इज़ लोडेड विथ 1.5 kg एन अननोन लोड इज़ अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर। पहले वायर को अननोन लोड लगाया हुआ है, वो लोड बताया नहीं है कितना लगाया है तो, और सेकेंड वायर को लोड लगाया हुआ है 1.5 kg का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, फर्स्ट वायर का मालूम नहीं है, T1 इज इक्वल टू, अब T2 कितना है, 1.5 kg है, 1.5 kg। ठीक है, ये लगाया हुआ है। इफ़ अब टेंशन है ये, तो न्यूटन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि ये ऐसा लिखेंगे, इफ़ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द अननोन लोड। दोनों वायर वाइब्रेट हो रही है सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। अब ये देखो, यहाँ पे 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा दिखाई, ऐसे बोला है, यानी यहाँ पे मासेस भी कैसे है, उनके सेम है, और फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, देखो विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है, दैट इज़ हियर N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू Ni का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आगे देखेंगे क्या बोला है, तो इफ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द अननोन लोड। जो T1 है उसको कैलकुलेट करना है, अननोन लोड को कैलकुलेट करना है, अननोन लोड को कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है, कितना है अननोन लोड। तो नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट इस स्लाइड पे। तो हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/2L √T/m रहता है। फर्स्ट वायर के लिए N1 लेंगे, N1 इज इक्वल टू 1/2 L1 √T1/m1 लेंगे। सेकेंड वायर के लिए N2 लेते हैं 1/2 L2 √T2/m2
m2 लेते हैं, ठीक है। तो पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/2 डिवाइड करते हैं, डिवाइड, देखो क्या आता है, n1/n2 इज इक्वल टू L2/L1 अंडर रूट ऑफ T1 इंटू M2 अपॉन, ये नीचे जाएगा ना, T2 इंटू M1, ऐसा आएगा। फिर ये तो दोनों n ही हैं, दोनों की वैल्यु n है। L2 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू देखो, L2 की 0.3, L1 की 0.6, तो वैल्यूज़ डालेंगे। 0.3/0.6 है, अंडर रूट ऑफ T1 मालूम नहीं है, M1 M2 भी सेम है m के जितने, तो T2 की वैल्यू है 1.5 इंटू जी आएगा। देखो यहाँ पे 1.5 kg है। तो ये सिर्फ हमको दिया है टेंशन, तो टेंशन कैसा रहता है, T इज़ इक्वल टू एम जी रहता है, हरदम T इज़ इक्वल टू एम जी रहता है। m का दिया है, T इज़ इक्वल टू फिर क्या आएगा, 1.5 इंटू जी लेना पड़ेगा, ठीक है, न्यूटन ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये कैंसिल करती हूँ, ऐसा यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, यानी ये आएगा 1.5 इंटू जी, और ये m1 है m ही, ठीक है, इस प्रकार से हमको मिलता है। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ T1, m कैंसिल हो जाएगा, T1/1.5 जी आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/1.5 इंटू जी। यहाँ तक आ गए हम, यानी ये मिल जाएगा आपको, स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो 4 इज़ इक्वल टू T1/1.5 इंटू जी मिलेगा। दैट इज़ T1 इज़ इक्वल टू मिलेगा 1.5 इंटू 4, यानी 15 4 ज़ा 60 यानी 6 मिलता है, 6 इंटू जी न्यूटन, ठीक है। तो जो अप्लाइड लोड है इसको जी नहीं पकड़ना, जो सिर्फ लोड कितना दिया है तो 6 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये तो टेंशन है टी, ठीक है। तो अप्लाइड लोड कितना लगाया है, अप्लाइड लोड इज इक्वल टू 6 kg। कंसेप्ट समझ में आया ना, तो 6 हमको निकालना था, सिर्फ अप्लाइड लोड कितना मिल रहा है आपको, 6 kg मिल रहा है। ये तो टेंशन था, न्यूटन में टेंशन है, ठीक है, T इज इक्वल टू एम जी रहता है। तो समझ में आया यहाँ तक, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है ये एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, ये भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 1 मिनट में पढ़ती हूँ, 2 मिनट में हो जाता है। देखो, अ वायर हैज़ लीनियर डेंसिटी 4.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, यानी m की वैल्यू दी है 4.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ये दी है। इट इज स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट, 2 रिजिड सपोर्ट में उसको स्ट्रेच किया है विथ अ टेंशन ऑफ 360 न्यूटन। कितना टेंशन है उस पे, T इज इक्वल टू 360 न्यूटन, इतना टेंशन है। द वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रिक्वेंसी 420 हर्ट्ज़। अब रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी दी है, इट इज़ इक्वल टू 420 हर्ट्ज़, ये फ्रिक्वेंसी दी है, एंड 490 हर्ट्ज़ इन 2 सक्सेसिव मोड्स, 2 मोड्स दिए हैं। पहले मोड पे सपोज हम NP इसलिए बोला है कि पहले मोड की 420 है, और दूसरे मोड पे यानी उसके बाद के मोड यानी NP+1 कितनी है, 490 हर्ट्ज़ है। तो क्या निकालना है हमको, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ निकालनी है वायर की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो n हमारे पास में फॉर्मूला रहता है NP इज इक्वल टू P/2L, जितना यहाँ पे लेते हैं उतना ही ऊपर लेना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ T/m, ऐसा आएगा। ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालते हैं, NP की वैल्यू है 420, इट इज़ इक्वल टू, अब ये 420 और P/2L अंडर रूट ऑफ T/m, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे के लिए लिखते हैं, दूसरे वैल्यू के लिए यानी NP+1 के लिए क्या आएगा, देखो NP+1 इज इक्वल टू P+1/2L अंडर रूट ऑफ T/m आएगा। NP+1 की वैल्यू है 490 इज इक्वल टू P+1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। दिस इज इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो अगेन वी गेट 420 अपॉन 490, 2200 कैंसिल हो जाएगा। और ये पूरा तो कॉमन ही दिख रहा है t/m रूट वाला टर्म, तो सिर्फ यही आएगा। और 2l भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो वी गेट ओनली p/p + 1 मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ वी गेट 49 करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, 49p = 42p + 1 ऐसा आएगा। ठीक है, फिर आएगा 49p = 42p + 42 आएगा। p वाले एक साइड कर लेते हैं, यानी 49p - 42p = 42 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ 49p क्या बोला था -42p = 42 आएगा। यानी p की वैल्यू कितनी आएगी, ये p 7p आएगा = 42, तो p = कितना आएगा 42/7, p = आएगा 6। ठीक है, और अब फॉर्मूला में डालते हैं। पहला फॉर्मूला था हमारा np का, np = कितना था p/2l अपॉन √t/m। तो p की वैल्यू 6 डालते हैं, जो मिली है हमको p की वैल्यू 6 डालते हैं, तो np है तो n6 हो जाएगा, p/2l था तो 6/2l हो जाएगा, √t/m मिलता है। और ये n की वैल्यू थी 420 थी, देखो np की वैल्यू पहले 420 थी, उसको ऐड किया 420, इट इज़ इक्वल टू 6/2l। अब t को डालो, t कितना है, t देखो 360 है, अपॉन ये m भी है 4 × 10⁻³ t/m दोनों भी है 360 अपॉन 4 × 10⁻³ इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट l की वैल्यू अब हमको निकालनी है, तो l यहाँ पे भेज देते हैं। l = 6/2 × 420 आएगा, ये √36 × 10⁻⁴ अपॉन 4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो फिर हमको क्या मिलेगा, देखो l की वैल्यू क्या आती है, l = इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6 × 36, अगर रूट के बाहर आ जाएगा 36 ये, तो 36 रूट के बाहर यानी 6 आ जाता है, इंटू 10⁻⁴ यानी 10⁻² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 420 × 2 आ जाएगा। तो ऊपर को कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 6 36 और 100 ऐसा मिलेगा ना। तो टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 3 और 2 3, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 2 पॉइंट, डायरेक्ट मैं आंसर लिखती हूँ, आप करके देखिएगा, इतनी लेंथ मिलती है। तो इस प्रकार से ऐसे कैलकुलेशन करना है इजी, पर बहुत कैलकुलेशन थे, बाकी तो आपको समझ में आया होगा। तो आज ये हमारा पूरा सोनोमीटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। पूरे हमने सॉल्व्ड एग्जांपल पे भी देखा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बिट्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, देन बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।